हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन को आप हिंदी में पंजीकरण बोलते हो। जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण करवाना बहुत ही जरूरी है। देखो, जब ये अधिनियम लागू हुआ तो पंजीकरण का उद्देश्य जो है वो होता है कि एकत्रित करना किसको, कर को, क्योंकि जब तक कर को एकत्रित नहीं किया जाएगा और कर प्रणाली के सही तरीके से उसको संचालन नहीं किया जाएगा तो जो ये अधिनियम है ये व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए जीएसटी अधिनियम के तहत प्रत्येक उस व्यक्ति को जो इस अधिनियम के लिए प्रदत्त है उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो पंजीकरण का जो उद्देश्य वो होता है कर को इकट्ठा करना और कर प्रणाली के सही तरीके से संचालित करने के लिए व्यक्तियों की ऐसी समूह और एक से श्रेणी बनाना जो जीएसटी अधिनियम के तहत माल या सेवाओं या दोनों को इसमें शामिल किया जा सके। सभी व्यक्ति या जितनी भी संस्थाएं हैं उनको जीएसटी एकत्रित करने की अनुमति नहीं है। देखो, जीएसटी अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था को जीएसटी को एकत्रित करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई अपंजीकृत व्यक्ति या जिसने अपना जीएसटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, अगर कोई अपंजीकृत व्यक्ति किसी भी ग्राहक से माल और सेवा कर अधिनियम के तहत जीएसटी को एकत्रित करता है तो वो इसके लिए दंड का भागी है, यानी कि उसको दंडित किया जा सकता है। अपंजीकृत व्यक्ति को किसी भी प्रकार का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति नहीं है और अपंजीकृत व्यक्ति को जीएसटी अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की जीएसटी को कलेक्ट करने की या उसको इकट्ठा करने की कोई अनुमति नहीं है। अपंजीकृत व्यक्ति भुगतान किए गए माल और सेवा कर जीएसटी का इनपुट का दावा भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने जीएसटी अधिनियम के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया है। देखो, जीएसटी अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपने आप को पंजीकृत करवा लेती है तो उसको जीएसटी अधिनियम के तहत निम्न बेनिफिट प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से बेनिफिट हैं देखना, हम उन बेनिफिट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो बेनिफिट आता है वो आता है कलेक्शन ऑफ ए टैक्स। देखो, जीएसटी अधिनियम के तहत करों का संग्रहण, अगर कोई व्यक्ति जीएसटी अधिनियम के तहत अपने आप को पंजीकृत करवा लेता है तो उस व्यक्ति के पास एक सबसे बड़ा लाभ ये प्राप्त हो जाता है कि वो करों को इकट्ठा कलेक्ट कर सकता है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है पे इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी अधिनियम के तहत वो व्यक्ति इनपुट कर का क्या ले सकता है, क्रेडिट प्रदान बेनिफिट ले सकता है। इस प्रणाली के तहत जो पंजीकृत व्यक्ति होता है वो आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करता है और उनके करों के लिए क्या कर सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है। अपंजीकृत व्यक्ति कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकता। तीसरा जो इसका पॉइंट आता है वो आता है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंटरस्टेट सेल। अंतर्राज्यीय बिक्री के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसने जीएसटी अधिनियम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो व्यक्ति अंतर्राज्यीय बिक्री से किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से कितनी भी कर सकता है और अंतर्राज्यीय बिक्री का उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। तो ये जो बेनिफिट है वो केवल उन्हीं के व्यक्तियों को मिलेंगे, उन्हीं संस्थाओं को मिलेंगे जिसने जीएसटी अधिनियम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति ने जीएसटी अधिनियम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उनको जो ये हमने बेनिफिट बताए हैं या जो ये लाभ हमने बताए हैं इनमें से वो किसी भी लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता। इन लाभों को, इन बेनिफिट्स को केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने जीएसटी अधिनियम के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रखा है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है पर्सनल लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कि कौन व्यक्ति जीएसटी अधिनियम के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने के लिए लायबल है या किस व्यक्ति इस अधिनियम के तहत अपने आप को जीएसटी अधिनियम के तहत जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो आज हम उन कैंडिडेटों के बारे में, उन संस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन व्यक्ति लायबल है या कौन व्यक्ति इस चीज के लिए लायबल नहीं है, कि जो जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है या कंपल्सरी है। सबसे पहले आता है नॉर्मल सप्लायर। नॉर्मल सप्लायर का मतलब होता है सामान्य आपूर्तिकर्ता। जीएसटी अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के माल या सेवा की आपूर्ति करने में लगा हुआ है तो वो व्यक्ति जीएसटी अधिनियम के तहत अपने माल का या अपने आप का क्या करवा सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। देखो, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता को जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना
के लिए उत्तरदायी है उसका। अगर वो अपने आप को जीएसटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो उसको जो भी हमने ये बेनिफिट बताए हैं, इन बेनिफिट में से किसी भी बेनिफिट के लिए वो दावा या क्लेम नहीं कर सकता। जीएसटी अधिनियम के तहत केवल वही व्यक्ति इन लाभों का दावा कर सकता है जिसने आपको रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो नॉर्मल जो सप्लायर होता है वो चाहे किसी भी प्रकार के माल या सेवा का सप्लाई कर रहा हो, उसको जीएसटी अधिनियम के तहत अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉ। देखो जीएसटी अधिनियम के तहत जो कोई भी व्यक्ति जिसने अपने आप को मौजूदा या विद्यमान कानून के तहत पंजीकृत व्यक्ति, देखो इससे पहले किसी भी व्यक्ति ने कि जीएसटी अधिनियम से पहले अपना लाइसेंस वगैरह प्राप्त कर रखा था या फिर किसी धारा सेक्शन 22(2) के अकॉर्डिंग कोई भी प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दर से या किसी भी पूर्ववर्ती दिन से या मौजूदा विद्यमान कानून के तहत लाइसेंस धारण किए हुए है, उस व्यक्ति को भी जीएसटी अधिनियम के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है। तो इस अधिनियम के तहत अगर वो व्यक्ति अपने आप को पंजीकृत करवा लेता है या रजिस्टर्ड करवा लेता है तो वो व्यक्ति इन प्रॉफिट्स, इन बेनिफिट्स को लेने के लिए लायबल हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, तीसरा जो पॉइंट आता है, मेन जो पॉइंट है वो आता है ट्रांसफर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अगर कोई कैंडिडेट अपने बिजनेस को ट्रांसफर करना चाहता है तो जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत योग्य व्यक्ति के द्वारा अपने बिजनेस को या आप चाहे उत्तराधिकार में हो या अन्यथा किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरण करना चाहता है तो वो हस्तांतरण तभी हो पाएगा जब उसने जीएसटी अधिनियम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। ऐसा हस्तांतरण, ऐसा उत्तराधिकार उसी तारीख से उत्तरदायी होगा जिस तारीख से उसने अपने आप को जीएसटी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड करवा रखा है। अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को हस्तांतरण करवाना चाहता है या अपने उत्तराधिकार से उत्तरदायी लेना चाहता है तो वो तब तक इस प्रकार का नहीं कर सकता अगर उसने जीएसटी अधिनियम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ट्रांसफर इन केस ऑफ डीमर्जर। देखो जीएसटी अधिनियम के तहत केवल वही व्यक्ति लायबल होते हैं जिसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। समामेलन या विघटन का मतलब, डीमर्जर का मतलब होता है विघटन। देखो जीएसटी अधिनियम के तहत या ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार 2 या 2 से अधिक कंपनियों का समामेलन या विघटन हो सकता है। तो जिस व्यक्ति को व्यवसाय हस्तांतरण किया जाता है या जिसको इसका उत्तराधिकार मिलता है तो जीएसटी अधिनियम के तहत उसके लिए पंजीकृत होना अनिवार्य है। या ऐसा हस्तांतरण उत्तराधिकार की तारीख से उत्तरदायी होगा जिस तारीख को जीएसटी अधिनियम के तहत उन्होंने इस प्रकार का ट्रांसफर किया है। ये उस तारीख से पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होंगे जब कंपनियों का रजिस्ट्रार इस तरह के आदेश को प्रभाव देने के लिए निगमन प्रमाण पत्र जारी करता है। तो जीएसटी अधिनियम के तहत उसी केस में डीमर्जर केस लागू होगा जो जब उसने अपने आप को जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। तो स्टूडेंट, ये जो नॉर्मल सप्लायर है, पर्सन जो माइग्रेटिंग एग्जिस्टिंग लॉ के अकॉर्डिंग आते हैं या फिर जो ट्रांसफर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं या इन केस ऑफ डीमर्जर अपने बिजनेस को किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाह या विघटन करवाना चाह रहे हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक कंपनियां मिलकर एक कंपनी बनना चाह रही हैं, तो इन सभी के लिए जीएसटी अधिनियम के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है। थैंक यू।